विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसके साथ साथ उसने एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थापित किया। उसने गुप्त शासन व्यवस्था को अपना आधार बनाया और समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किए। शासन के लिए वह केवल अपने कर्मचारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहता था, बल्कि खुद भी राज्य में समय समय पर दौरे करके जनता के सुख दुख को जानने का प्रयास करता रहता था। युआन चांग, जो कि एक चीनी यात्री था और उसके शासनकाल में भारत आया था, वह लिखता है कि उसने अपने संपूर्ण राज्य में दौरे किए। उसने बहुत से परोपकारी कार्य किए और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करवाया। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था और यात्रियों को ठहरने के लिए विश्राम स्थल बनाए हुए थे। दान पुण्य के कार्यों में भी बहुत धन खर्च करता था। युआन चुआंग के विवरण से ये पता चलता है कि प्रति 5वें वर्ष वह प्रयाग में एक सभा या मेले का आयोजन करता था, जहां वह दान में अपना सारा खजाना खाली कर देता था। शिक्षा के कार्यों में भी उसकी बहुत रुचि थी और वह विद्वानों को संरक्षण देता था, उन्हें पुरस्कार देता था और नालंदा आदि शिक्षा के केंद्रों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करता था। उसका शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था और संपूर्ण प्रजा के सुख की कामना से संचालित होता था। यानी उसका शासन लोकोपकारी व्यवस्था पर आधारित था। उसने लोगों से बिगाड़ नहीं ली और न लोगों को सरकार के लिए या राज्य के लिए कार्य करने के लिए बाध्य किया। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि गुप्त सम्राटों के समय की तुलना में देश की दशा हर्ष के समय में पतन की ओर बढ़ रही थी। सड़कों पर यात्रा करना अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया था और स्वयं चीनी यात्री युआन चांग को कई बार चोर डाकों का शिकार बनना पड़ा और किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हुई थी। अब हम बात करें सम्राट हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो विद्यार्थियों, प्रशासनिक व्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन और उसके अधिकारी। तो सबसे पहले हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विद्यार्थियों, राजतंत्र में राजा ही राज्य का सर्वोच्च नेता होता है। कार्यप्रणाली, विधायिका और न्यायपालिका सभी उसके अधिकार में आती है। वह बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था, न्यायाधीश की हैसियत से मुकदमों की अपीलें सुनता था और निर्णय देता था, तथा सभी विभागों की देखरेख भी करता था और युद्ध में सैन्य संचालन करता था। यानी सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक तीनों शक्तियां किसके हाथ में केंद्रित थी? राजा के हाथ में। शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। युआन चांग के अनुसार कन्नौज के मंत्रियों और राजनीतिज्ञों ने उसे कन्नौज राजकुल का मुकुट धारण करने को कहा था। केंद्रीय शासन सुविधा के लिए कई विभागों में बटा हुआ था, जिसके संरक्षण के लिए अलग अलग अध्यक्ष और मंत्री होते थे। मंत्रियों में प्रधानमंत्री, सांधि विग्रहिक जिसके हाथ में संधि और युद्ध करने का अधिकार था तथा जो परराष्ट्र विभाग यानी विदेश मंत्रालय देखता था। अक्षपटालिक, जो सरकारी कागज पत्रों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। और सेनापति, जो सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीमांसक, न्यायाधीश को कहा जाता था। महाप्रतिहार कंचुकी अथवा राजप्रसाद यानी राजमहल का रक्षक होता था। भौगिक यानी लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता था, क्योंकि कर को, लगान को उस समय विद्यार्थी भोग भी कहा जाता था, तो जो भोग को, कर को वसूल करने वाला है उसे भौगिक कहा जाता था। कर्णिक यानी क्लर्क, दिघाध्वज यानी तीरुगामी संदेशवाहक, लेखक और सेवक आदि अन्य अधिकारी होते थे जो केंद्रीय प्रशासन को चलाने में सहायता करते थे। अब हम बात करें प्रांतीय शासन की, तो जो संपूर्ण साम्राज्य है हर्ष का, वह कई इकाइयों में बटा हुआ था। प्रांतों को भुक्ति अथवा प्रदेश कहा जाता था। अहिछत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पुंडवर्धन उसके राज्य के कुछ प्रांत थे। प्रदेश अथवा भुक्ति विषयों यानी जिलों में बटे हुए थे। प्रांतीय शासक को उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी। और विषय का अधिकारी यानी जिले का अधिकारी, जिस प्रकार जिलाधीश कहा जाता है, उसी प्रकार विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था। दूसरे प्रदेशों के पर भी सामंतों की नियुक्ति की जाती थी। मगध का माधव गुप्त इसी प्रकार का सामंत शासक था। अब हम बात करें ग्राम्य शासन और अधिकारियों की,
तो हर्ष के समय में नगर शासन के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ग्राम्य शासन यानी ग्रामीण शासन और अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। ग्राम का जो शासन है, शासन प्रमुख जो है वो महतर या ग्रामिक कहलाता था। लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उनमें से कुछ अधिकारी निम्न प्रकार हैं, जिससे शौल्किक यानी चुंगी वसूल करने वाला, गोलमिक यानी वन उपवन आदि की देखरेख करने वाला, अग्रहारिक ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों की देखभाल करने वाला। विद्यार्थियों ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, इसलिए अग्रहार की जो देखरेख करने वाला अधिकारी है वह होता था अग्रहारी। ध्रुवाधिकरण ये भूमि कर का अध्यक्ष होता था। तलवटक ये गांव का लेखा जोखा करने वाला था। अक्षपटलिक ये कागज पत्र की देखभाल करने वाला था। और यहाँ पर भी कर्णिक यानी क्लर्क भी होता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शासन हर्ष के समय में बहुत अच्छी तरह से संगठित था। अब इसके बाद में हम करें कि राज्य की आय व्यय के साधन क्या थे, यानी राज्य को चलाने के लिए आय के साधन भी जरूरी हैं। तो चूंकि राजा हर्ष एक उदार राजा था, इसलिए उसने जनता पर जो है हल्के कर लगाए। उसने ज़्यादा कठोरता से करों को वसूल नहीं किया। उपज का 1/3 भाग जो है राज्य को मिलता था। भूमि कर के अलावा खनिज पदार्थों पर लगाए गए कर तथा व्यापारियों से वसूली गई चुंगी भी राज्य को आय होती थी। न्यायालयों में अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने तथा न्यायालय शुल्क भी आय के साधन थे। पर राज्य की जो मुख्य आमदनी है वो भूमि से होती थी। खेतों की सीमा निर्धारित थी और राज्य की ओर से भूमि की नपाई की जाती थी। भूमि की सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया जाता था। राज्य के ये तो सारे आय के साधन हो गए। और राज्य की जो खर्चे हैं उसके बारे में युआन चांग ने लिखा है कि राजकोष के 4 भाग किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों तथा सरकारी कार्यों में खर्च करने के लिए, दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था यानी उनकी वेतन के रूप में, तथा तीसरे भाग से विद्वानों को पुरस्कार और सहायता दी जाती थी। चौथा भाग दान पुण्य आदि में खर्च होता था। अब हम बात करें कि न्याय व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था, तो युआन चांग ने लिखा है कि शासन का काम ईमानदारी से होने के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम थी। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर आजीवन कैद की सजा दी जाती थी। अन्य दंडों में अंग भंग, देश निकाला यानी देश निर्वासन और जुर्माना आदि शामिल थे। फौजदारी के अपराधियों को यानी लड़ाई झगड़े हत्या करने वाले अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था। जघन्य अपराधों के लिए कान, नाक, हाथ पैर काटने का विधान था। अग्नि, जल, तराजू और विष द्वारा दिव्य परीक्षा की प्रथा का भी प्रचलन था। किंतु कठोर दंड व्यवस्था होने पर भी चोर और डाकुओं का भय लगातार बना रहता था और स्वयं युआन चांग भी उन डाकुओं का शिकार हो चुका था। और कुछ विशेष अवसरों पर कैदियों को सजा से मुक्त कर दिया जाता था, उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया जाता था। अब हम बात करें सैन्य व्यवस्था की, यानी हर्ष की सैन्य शक्ति क्या थी और उसका सैन्य विभाग किस प्रकार से कार्य करता था। तो हर्ष का राज्य चूंकि काफ़ी बड़ा था, इसमें आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा बाह्य प्रदेशों को जीतने तथा बाहरी शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी और संगठित सेना का होना बहुत ज़रूरी था। विद्यार्थियों, युआन चांग ने लिखा है कि उसने अपनी गज सेना की संख्या को बढ़ाकर 60,000 तथा अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दिया था। उसकी सेना में लगभग 6 लाख स्थायी सैनिक थे और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सैनिक भी रखे जाते थे। इस समय तक रथ का प्रयोग समाप्त हो चुका था और सेना के पैदल, घुड़सवार और हाथी ये 3 अंग थे। लेखों में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। सेनापति सेना का मुख्य अधिकारी और तत्संबंधी मंत्री था और सैन्य संचालन का मुख्य अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। अश्व सेना अध्यक्ष वृदाश्वर और गज सेना अध्यक्ष कटुक कहलाता था। सैन्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग भी संगठित था और आंतरिक व्यवस्था पुलिस विभाग के द्वारा ही की जाती थी। दंडपाशिक यानी डंडा और रस्सी रखने वाले, दंडिक यानी केवल डंडा रखने वाले तथा चोरों दंडिक यानी चोरों का पता लगाने वाले इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी थे। गुप्तचर गुप्त रूप से अपराधों का पता लगाते थे। अब हम बात करें कि हर्ष का धर्म क्या था। तो हर्ष का विद्यार्थियों पैतृक धर्म जो बौद्ध धर्म नहीं था,
और इस राजकुल के जो प्रथम तीनों शासक थे वह आदित्य यानी सूर्य के भक्त थे। बांसखेड़ा और मधुवन के अभिलेखों से पता चलता है कि अपने शासनकाल के 25वें वर्ष अर्थात 631 ईस्वी में वह परम माहेश्वर था, अर्थात उसकी शिव मत में श्रद्धा थी, यानी शिव मत को वो मानता था। युआन चांग के विवरण में वह बौद्ध धर्म का विशेष श्रद्धालु हमें दिखाई पड़ता है। संभव है कि अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में वह बौद्ध धर्म की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया था, किंतु उसकी धार्मिक नीति हमेशा उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रही। प्रयाग के सम्मेलन में भी उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की और बौद्धों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के लोगों को भी दान वितरित किया। अब हम बात करें कि हर्ष की साहित्यिक रुझान किस प्रकार का था, उसकी साहित्यिक अभिरुचि क्या थी। तो हर्ष एक महान विजेता और सेनानायक होने के साथ साथ विद्वानों का सम्मान भी करता था और अपने राजकोष का एक बड़ा हिस्सा विद्वानों को पुरस्कार देने में वे खर्च करता था। बाण भट्ट उसका दरबारी लेखक था जिसने हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की। विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हर्ष का जो है दरबारी कवि कौन था या दरबारी लेखक कौन था, या ये भी पूछा जा सकता है कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसकी रचना है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। स्वयं हर्ष भी जो है उसने 3 संस्कृत नाटकों की रचना की और इनके नाम निम्न प्रकार हैं: नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये भी 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि हर्ष की रचनाओं के नाम लिखिए। भारतीय संस्कृत साहित्य में इन नाटकों का विशिष्ट स्थान है। स्वयं बाण ने हर्षचरित्र में उसे सुंदर काव्य रचना में प्रवीण बताया है। 11वीं सदी के सोड्डल और 12वीं सदी के जयदेव ने उसे अन्य साहित्यिक नरेशों और भास, कालिदास समान साहित्यकारों की श्रेणी में रखा है। और विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया कि हर्ष के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन चांग ने भारत की यात्रा की, जिसे हेन सांग के नाम से हम जानते हैं। और युआन चांग जब चीन लौटा तो वहाँ के सम्राट के कहने पर उसने अपनी भारत यात्रा के वर्णन को, वृतांत को लिखा और उसका विवरण उस समय के भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रकाश डालता है। वह लंबे समय तक भारत में रहा और सम्राट हर्ष ने उसे बड़ा सम्मान दिया था। और साथ ही साथ हम बात करें कि हर्ष के समय में कन्नौज और प्रयाग में सभाओं का आयोजन किया गया था और युआन चांग के सम्मान के लिए हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया। और साथ ही उसने प्रयाग में वे हर 5 साल में जो है एक सब मेले का आयोजन करता था और जहाँ पर वे संपत्ति दान के लिए जाता था और इसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। और हर्ष की 6ठी महामोक्ष परिषद को देखने के लिए युआन चांग भी निमंत्रित किया गया था और इसमें लगभग 5 लाख का जन समूह एकत्रित हुआ था, जिसमें श्रमण, ब्राह्मण आदि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी तथा दरिद्र अनाथ लोग उपस्थित हुए थे और ये समारोह लगभग 75 दिनों तक चला। समारोह का प्रारंभ एक जुलूस से हुआ और पहले 3 दिनों तक बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की गई। समारोह के अंत 40 दिनों तक लगातार चलने वाले दान से हुआ, जिसमें बौद्धों, ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के भिक्षुओं को तथा गरीबों को खुले हाथों से दान दिया गया। इस दान यज्ञ में हर्ष ने अपना संपूर्ण कोष समाप्त कर डाला और अपने व्यक्तिगत रत्न और वस्तुओं को भी दान कर दिया था और उसने अपनी व्यक्तिगत दानशीलता को इस सीमा तक पहुंचा दिया कि अंत में उसे पहनने के लिए कपड़े भी अपनी बहन से लेने पड़े। कन्नौज की सभा की जहाँ तक हम बात करें तो 643 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया था हेन सांग के सम्मान के लिए और इसमें भाग लेने के लिए 20 सामंत राजा आए थे, जिसमें आसाम का राजा भास्कर वर्मा और वल्लभी का राजा ध्रुव सेन भी शामिल था। और इस सभा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण संप्रदायों के विद्वान भारी संख्या में उपस्थित हुए थे। ये सम्मेलन 18 दिनों तक चला और इसमें जो है महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, उसको जो है संरक्षण दिया गया और यानी उसको बढ़ावा दिया गया और हेन सांग को इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया। वह प्रमुख वक्ता था और हर्ष ने उसका सम्मान करने के कारण
उसका विरोध किसी को नहीं करने की एक तरीके से कहा भी था। अब बात हम करें नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि उस समय का एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर हेनसांग ने लगभग 6 साल तक रहकर अध्ययन किया था और इस समय इस महाविहार के अध्यक्ष शीलभद्र थे। और नालंदा के विषय में युआनचांग ने लिखा है कि भारत में वैसे तो हजारों शिक्षण संस्थाएं थीं, किंतु कोई भी अन्य संस्था नालंदा के समान भव्य नहीं थी। उसके अनुसार नालंदा में 8,500 विद्यार्थी थे और 1510 शिक्षक थे। शिक्षकों की इस बड़ी संख्या से स्पष्ट है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज़्यादा था। नालंदा में पढ़ने के इच्छुक लोगों की कड़ी परीक्षा देनी होती थी उन्हें, जिसके परिणाम स्वरूप 100 में से केवल 20 विद्यार्थी प्रवेश पाते थे। ये स्नातकोत्तर विद्यालय था जहाँ भारतीयों के अलावा कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तिब्बत, लंका आदि अन्य देशों के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते थे। युआनचांग को यहाँ 26 विदेशी विद्यार्थी मिले थे और इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपने नाम बदलकर भारतीय नाम भी रख लिए थे। नालंदा में प्रतिदिन 100 आसनों की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध साहित्यों की विभिन्न शाखाओं के साथ साथ यहाँ वेद, सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। तर्कशास्त्र तथा आयुर्वेद की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। यहाँ धर्म ग्रंथों के अलावा विद्यार्थी विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी विद्यार्थियों को कौशल का बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाता था। यहाँ के विद्वानों में शीलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु तथा दृढ़नाग जैसे आचार्य थे। युआनचांग के समय में यहाँ 8 विहार थे। विहारों के गगनचुंबी भवन थे। पुस्तकालय का भवन 9 मंजिलों का था। शिक्षा के इस केंद्र को राजाओं की कई पीढ़ियों ने मुक्त हस्त से दान भी दिया था, यानी सरकारी संरक्षण भी इसको मिला था। और विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को, अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 गाँवों की आय तय थी, यानी 100 गाँवों की आय से इसका खर्चा चलता था। इस स्थायी आय के अलावा विभिन्न राजवंश और धनी लोग इसे आर्थिक सहायता दिया करते थे। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों से यहाँ से पर कोई फीस नहीं ली जाती थी। और चीनी यात्री लिखता है कि इन्हीं कारणों से यहाँ विद्यार्थियों को इतना अधिक मिल जाता है कि उन्हें चारों आवश्यकताओं यानी कपड़ा, खाना, बिस्तर और दवा के लिए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उनकी शिक्षा की पूर्णता का रहस्य है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि समाज में लोग कितने विद्या प्रेमी थे और शिक्षा का कितना ध्यान रखा जाता था। तो विद्यार्थी इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय प्रशासन संगठित था। सैन्य विभाग, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और हर्ष न केवल एक महान विजेता, एक अच्छा प्रशासक और एक सेनानायक था, इसके साथ साथ वो एक अच्छा विद्वान भी था और साहित्यकारों का संरक्षण भी उसके द्वारा किया गया। और इसी का जो है उदाहरण या इसी का जो प्रमाण हमारे सामने है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। धन्यवाद।